Good morning, all of you. Today we are going to start the next topic, that is circular motion. है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन. तो देखिए सर्कुलर मोशन कहते हैं कैसा है. When an object travels with constant distance with respect to a reference point. When an object travels constant distance from a reference point, then the motion is said to be circular motion. एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट डिस्टेंस से मेजर कर रहा है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और फ्रॉम द सेंटर. तो इस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. क्लियर हुआ? सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? वह सर्कुलर पाथ बनना चाहिए. When object travels on a circular path, then the motion is said to be a circular motion. तो सर्कुलर पाथ कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस से ट्रैवल करे, तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ बनेगा और उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. अब सर्कुलर मोशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं. जैसे अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और यहां पे हम कहते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये वेलोसिटी क्या होता है? ये एक्चुअल में बताता है हमें कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है, कि पोजीशन में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है, यही बताता है. तो यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन के अंदर ही चेंज होता है. ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है. सर्कुलर मोशन में कुछ और चीजें भी होती है साथ ही साथ. जैसे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. यहाँ पे केवल और केवल उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे एक और क्वांटिटी चेंज भी हो रही है. जैसे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो तो चेंज हो रही है, मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी तो है यहाँ पे. लीनियर वेलोसिटी तो है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी के साथ ही साथ उसका एंगल भी चेंज हो रहा है? क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगल भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली? ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो रेफरेंस से यहाँ पे 30 डिग्री का चेंज आ गया. ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, 120, 180, 270 और 360. तो क्या ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका एंगल भी चेंज हो रहा है? एग्री कर पा रहे हो? आवाज आ रही है सबको? क्लियर हुआ कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होती है, उसके अंदर केवल लीनियर वेलोसिटी होती है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ ऑब्जेक्ट रास्ते पे तो चल ही रहा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी तो है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो है, लेकिन साथ ही साथ उसका एंगल भी चेंज हो रहा है. कंटिन्यूअसली एंगल जो है वो भी चेंज हो रहा है. तो यहां पे एक और क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा? चेंज इन एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रेस्पेक्ट में एंगल में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है या सर्कुलर मोशन करता है, तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होती है. एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और चेंज इन एंगल डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt. सो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारा डी थीटा अपॉन
dt. Is it clear to everyone? बढ़े आगे। अब जिस तरह से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक बार यहां पे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता था चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा d थीटा अपॉन dt, चेंज एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसमें एक क्वांटिटी और होती है, जैसे 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 अगर हम बात करें नॉर्मल मोशन की या लीनियर मोशन की, तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए कहलाता है। तो जिस तरह से चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा एंगुलर अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बढ़े आगे, क्लियर है कंसेप्ट। वहां पे होता है हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, वहां पे हमारा होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। अब अगर मान लीजिए ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो वहां पे इक्वेशंस क्या आती थी हमारी, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारी यहाँ पे इक्वेशंस आती थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस थी हमारी लीनियर मोशन के अंदर व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अब मान लीजिए अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होगी, जैसे वहां पे वेलोसिटी होती थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या आएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता था, तो ओमेगा हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। वहां पे u इनिशियल वेलोसिटी होता था, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और क्या है क्वांटिटी a, वहां पे एक्सेलरेशन a होता था, यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पे s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे थीटा के अंदर चेंज हो रहा है। वहां पे और होता था हमारा टाइम t, तो टाइम यहाँ पे भी रहेगा t। और कोई क्वांटिटी v u a t s u t a t v u 2 a s, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशंस के अंदर। तो देखते हैं क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन बताता हूं, बाकी की दो इक्वेशन आप खुद बताएंगे। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम क्या लेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या लेंगे हम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। एक्सेलरेशन ए की जगह हम क्या लेंगे, अल्फा। टाइम टी की जगह क्या लेंगे, टी। तो वहां पे इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे वही इक्वेशन बन जाएगी हमारी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एग्री कर पा रहे हो सब? चलिए सेकेंड इक्वेशन बताइए। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, बताइए।
बताइए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू किससे? ओमेगा। देखो एक बार फिर से देखो बोर्ड पे क्या आएगा यहाँ पे, u की जगह ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट, वेरी गुड। t की जगह नेक्स्ट हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वेरी गुड। तो जो इक्वेशन हमारी लीनियर वेलोसिटी के अंदर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर थी, वो इक्वेशन हमारी एंगुलर वेलोसिटी में हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करना है बस, सिंपल है। चल थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, करिए चेंज, क्या हो जाएगी इक्वेशन? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आ चुकी है फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। दिस आर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। So these are the equations of motion for constant angular acceleration in angular velocity or angular motion या circular motion। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, 2 मिनट का होल्ड लीजिए, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसे इंस्टॉल कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए सर आपने वो पहले की पिक्स में भेजी, कौन से वाली? नोट्स की क्या? किस चीज की पिक? क्या आवाज कट रही है? आवाज कट रही है कि मैसेज कर दो। सर आपने कुछ दिन पहले पेजेस में चैप्टर 5 पढ़ाया था, उसकी पिक्स चाहिए। ओके अच्छा, वो जो चैप्टर नंबर 5 अपन ने ऑनलाइन क्लास में लिया था पेजेस पे, वो वाले नोट्स चाहिए ना आपको? यस सर। हाँ ठीक है, मैं आज मुझे मैसेज कर दो, मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप पे, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना, घर पहुंच करके, घर पे रखे हुए वो। चलिए बढ़े आगे। यस सर। देखिए एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने? एंगल थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक्स। हाँ भाई, अगर ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है जहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ये हमारी रेडियस आर है और ये हमारी रेडियस आर है और ये हमारा आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर, आर की जगह ले लेते हैं हम एस अपॉन रेडियस, रेडियस आर। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या करते हैं।
कैसे हम क्वांटिटीज के साथ खेलते हैं, किस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करते हैं, जी समझिएगा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर है, तो चेंज इन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू चेंज इन आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर लिख सकते हैं। चेंज इन एंगल इज इक्वल टू चेंज इन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी भाई। एंगल आप चाहे कितना भी चेंज कर लो, आपका आर्क की लेंथ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन रेडियस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एग्री कर पा रहे हो? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं भाई। देखो हमने क्या कहा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एंगल चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां से ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो एंगल के अंदर चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। और चेंज को कौन बताता है हमारा, डी थीटा, चेंज इन एंगल, चेंज इन वन क्वांटिटी। अब जब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, तो साथ ही साथ हमारी आर्क लेंथ भी चेंज हो रही है। एंगल अगर बढ़ेगा तो आर्क लेंथ बढ़ेगी, एंगल कम होगा तो आर्क लेंथ कम होगी। ये आर्क लेंथ कम और ज्यादा होगी एंगल के रेस्पेक्ट में, होगी कि नहीं होगी? तो जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो क्या हमारा आर्क लेंथ के अंदर भी चेंजेस होगा कि नहीं होगा? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। लेकिन क्या हमारी रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगी? भाई चाहे आप आर्क को कितना भी कम या ज्यादा कर लो, चाहे आप एंगल को कितना भी कम या ज्यादा कर लो, रेडियस तो हमेशा आर ही रहेगी, रेडियस तो हमेशा आर ही रहेगी, रेडियस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हम डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर लिख सकते हैं? यस सर। तो यहां से हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी एस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, dividing both side by dt, so we are going to get ds upon dt is equal to r d theta upon dt. now ds upon dt क्या कहलाता है हमारा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? लीनियर पाथ पे। अरे पोजीशन में चेंज हो रहा है, एंगल में थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ds अपॉन dt की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी होता है ना नॉर्मल वेलोसिटी v, r क्या हमारी रेडियस, d थीटा अपॉन dt क्या होता है? चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? अरे अभी क्या पढ़ रहे थे हम? चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा अपॉन dt क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। कम ऑन गाइस। भाई जब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा होता है वेलोसिटी, तो चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यही तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन dt की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया है? दैट वेलोसिटी is equal to radius r multiplied by angular velocity v is equal to r into omega, r multiplied by omega. So this is the relation between linear velocity and the angular velocity. Is it clear to everyone? Yes sir. बढ़े आगे। चलिए। Yes sir. अब मान लीजिए अगर हमारा यहीं पे हम वापस से करते हैं इसे डिफरेंशिएट, अगर हम इसे कर दे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt r इंटू ओमेगा। r हमारा कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी dv अपॉन dt होता है हमारा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r आ गया बाहर, बचा हमारा d ओमेगा अपॉन dt, तो ये हो जाएगा हमारा
dv upon dt, change in velocity with respect to time, acceleration, r radius, change in angular velocity with respect to time, angular acceleration. तो acceleration is equal to radius into angular acceleration. Is it clear to everyone? Yes sir. तो ये कुछ रिलेशंस हमने पढ़े हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, जो हमारी बुक में दे रखा है। ये सारे की सारा बेसिक्स था जो कि हमारे सिलेबस में है लेकिन बुक में नहीं दे रखा है, क्योंकि बेसिक्स जब तक नहीं आएंगे तब तक हम आगे एडवांस वर्जन इसका कैसे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स था जिसके अंदर हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके बाद देखा कि सर्कुलर मोशन के जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर मोशन के अंदर हमारा केवल वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या क्या होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, वहां पे पोजीशन के साथ साथ एंगल में भी चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी को हमने कहा था एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt। एक होता है वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलरेशन और दूसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तीन इक्वेशंस थी, उन्हीं को हमने कन्वर्ट किया कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में। तीनों इक्वेशन को हमने डिराइव किया। उसके बाद हमने देखा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी v एंड ओमेगा। उसके बाद हमने देखा लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। तो ये हो गए हमारे कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ रिलेशंस। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन जो कि हमारे सिलेबस में है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई कार है, कोई व्हीकल है, कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ना आपने कुछ चीजें फील की होगी कि अगर आप सर्कुलर टर्न जहां पे होता है, ये सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होता है, गाड़ी टर्न कर रही है, तो टर्न पे आपने कुछ चीजें फील की होगी कि अगर आप स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर दो, स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर दो तो गाड़ी जो है वो ऐसे हैंडल मुड़ जाता है, ऐसे हैंडल मुड़ जाता है। और अगर स्पीड बहुत ज्यादा कर दो तो गाड़ी बाहर निकल जाती है, टर्न नहीं हो पाता है। आपने देखा ना कि जब भी आप गाड़ी तेज चला रहे हो और जैसे आपका टर्न आता है, एक पर्टिकुलर स्पीड है, 50-60 की स्पीड से जा रहे हो, आपको पता है आगे मुड़ना है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आप स्लो कर देते हो, करते हो या नहीं करते हो टर्न पे। इवन रेसर्स जो होते हैं वो भी टर्न पे स्पीड को कम कर देते हैं ताकि मुड़ने में आसानी रहे। तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दी तो अंदर की तरफ आ जाएंगे, स्पीड बहुत ज्यादा कर दी तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है वेलोसिटी की, एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसपे अगर हम मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उस वेलोसिटी की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, उस वेलोसिटी की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसकी हेल्प से हम ये बता पाए कि इसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या मोटिव है हमारा। यस सर। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, सामने से देख रहे हैं, तो क्या इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और क्या एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एम जी होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यस सर। क्या उसी का रिएक्टिव फोर्स परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स एन पढ़ाइए। तो ये तो हो गया हमारा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर ले जाना चाह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसे बाहर जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पे हमारे दो डायरेक्शंस में फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दूसरा हमारा काम कर रहा है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे काम कर रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। कैन यू फील इट, ये गाड़ी है, ऐसे लेते हैं एग्जांपल, ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जूम जूम
ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अब इस गाड़ी के ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरफ लग रहा है ये ऑब्जेक्ट को जो कि अंदर जाने से रोक रहा है वो हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट को बाहर जाने से रोक रहा है वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं और चारों की चारों जो वो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, ना ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे हमारा मूव कर रहा है। हाँ एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है भाई ये मार्कर है, मार्कर नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो एफ ऑफ जी ग्रेविटेशन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा एम इंटू जी। एक फॉर्मूला होता है हमारा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है और ये भी ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन ही है, वर्क पावर एंड एनर्जी के बाद उसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल ये क्लियर हुआ? यस सर। F इज इक्वल टू एम जी कहां से आया भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कौन से फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हम बताते हैं स्मॉल जी से, तो F इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगाएंगे। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारा f ऑफ s स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा μs इंटू n, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हो गया हमारा mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहां से हम n इज इक्वल टू mg पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू mg फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा μs mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m गाय खा जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास μs g इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा μs g इंटू r, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा μs rg का अंडर। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ। अब ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारा प्लेन सरफेस के अंदर था, है ना, प्लेन सरफेस के अंदर था। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आया समझ में डेरिवेशन? क्लियर है? वेलोसिटी निकालनी थी ना, हमें वेलोसिटी हमने निकाल दी। किसी को कोई डाउट हो तो n इक्वल टू mg कहां से आया? n इज इक्वल टू mg ये कहां से आया, ये यहां से आया। देखो 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 ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैं एक लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगा रहा हूं, एक राइट हैंड साइड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। मार्कर क्या मूव कर रहा है? सर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। यस सर। क्या हम इसे बैलेंस फोर्स कह सकते हैं? यस सर। इक्वल एंड अपोजिट। यस सर। चलिए यही चीज हो रही है हमारे यहाँ पे। एक फोर्स लग रहा है हमारा नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ। ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो क्या हमारा ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल होगा? तब ये ऐसा हो सकता है। यस सर। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, n इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम में बैलेंस फोर्स है। ऑब्जेक्ट ना हमारा अंदर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट हमारा बाहर जा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है,
क्लियर Yes, है? sir. चलिए, तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई अगर मान लो हम इस प्लेन सरफेस की जगह थोड़ा सा टिल्टेड है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्लेन नहीं मूव कर करके, और एक तरफ से जो सरफेस वो बेंड है, बेंड मतलब कि इंक्लाइंड है, तो हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, क्या फर्क पड़ेगा इस पे वेलोसिटी पे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को करेंगे खत्म और नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे शुरू, ठीक है? सर क्लासेस आप एग्जाम के बाद में लोगे? हाँ, क्लासेस अपने एग्जाम के बाद होगी, अभी ये एग्जाम चल रहे हैं ना, ये हो जाए कंप्लीट फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। एंड सर ये वाले चैप्टर पढ़ना आ रहा है एग्जाम में? नहीं, ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है।